फायजा को कर दिया सस्ते। अब आप रिकॉर्ड करो। ठीक है। जी। यार। ओके। अब आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपके साथ में। जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। आप में से कोई भी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमान पर्सन जो की। है वो बता दे चैट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी टू से दैट आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मेरे बारे में। और देन फिर आज हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फायजा दूसरी जो है ना वो आप स्लाइड शेयर कर दो। ओके। मेरा नाम बख्तावर शेख और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं वर्क कर रही हूँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में। हमारा क्या काम होता है और इसके अलावा मैं पीजीडी एसएलटी की स्टूडेंट भी हूँ, यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की। जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ में होते हैं या वो बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको बोलने में बहुत सारा इशू होता है, जिनकी स्पीच डिले होती है, या जो बच्चे सही से स्टैमरिंग स्टटरिंग ऑटिज्म, या वो बच्चे तो उन बच्चों को हम स्पीच और उनके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करना ये सब कुछ हम सिखाते हैं साइकोथेरेपी के सेशंस में, स्पीच एंड लैंग्वेज के थेरेपी के सेशंस में। एक ये चीज होती है और इसके अलावा मैं बीएनएलपी यानी कि बिहेवियरल न्यूरो साइंसेज लीडरशिप प्रोग्राम की भी स्टूडेंट हूँ।
ये चीज है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देती हूँ। मैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों साइट्स के ऊपर देती हूँ। साइकोथेरेपी का क्या रोल होता है? जो लोग मेंटली तौर पे किसी ना किसी इशू में सफर कर रहे होते हैं, उन्हें मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब होते हैं, और इसके अलावा अगर किसी इंसान अपनी लाइफ के उस पॉइंट के ऊपर जो है वो स्टक हो जाए, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो हम उन लोगों को एक सपोर्ट फराहम करते हैं। जब एक इंसान को हम सपोर्ट फराहम कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो इंसान इतना ज्यादा रिलायबल हो जाता है। हम बेसिकली लोगों को ओपिनियन देते हैं। हम कभी भी एम्फसाइज नहीं करते हैं कि तुम ये कर लो, या जर्नलाइज नहीं कर रहे होते हैं। जर्नलाइज से मुराद ये है कि हमने एक इंसान के अंदर इनसाइट पैदा कर देनी है कि ये अगर तुम रास्ते पे चलोगे तुम्हारी जिंदगी इस तरह की हो जाएगी, और अगर तुम दूसरे वे पे चलते हो तो तुम्हारी लाइफ इस तरह की हो जाएगी। चलना उसने खुद ही होता है। हमने कोई भी यानी कि जैसे लोग कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कहते हैं अच्छा तुम अपनी जिंदगी में तलाक ले लोगी तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अब मैं अपनी थॉट को उसके ऊपर इम्पोज कर रही ना चाहती है तो मैं उसको प्रेशराइज तो नहीं ना कर सकती हूँ। लेकिन अगर उसकी जिंदगी के लिए एक चीज जरूरी है, 1 मिनट मैं ना पानी पी लूं, अदरवाइज मुझे इसी तरह से कफ होती है। तो उसमें ये चीज होती है कि हम लोगों को इंसाइट पैदा करते हैं कि आप अगर अपनी जिंदगी के इस पॉइंट पे चलेंगे तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इरेशनल थॉट्स होते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी एक मनफी बिलीफ सोच के ऊपर एक स्टक हो गया हूँ और उस वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब जब तक उस इंसान की वो मनफी सोच तब्दील नहीं होगी, इंसान अपनी जिंदगी इसमें तेल डालना। तो ये चीज होती है, जब एक इंसान की वो थॉट चेंज हो जाएगी, उसके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब एक ये चीज होगी। अब दूसरी बात आती है, अ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एंजाइटी के ऊपर, यानी कि इलनेस एंजाइटी। कुछ लोगों को ये डर और खौफ होता है कि हमें पता नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उस हवाले से परेशान होते रहते हैं। अब इलनेस एंजाइटी होती क्या है? अगर एक इंसान के सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो इंसान इतना ज्यादा फियरफुल हो जाता है कि उसको ऐसा महसूस होने लग जाए कि अभी मेरे जो है वो मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या मेरा ब्रेन जो है वो अभी
मेरे साथ में कोई वाकया पेश आ जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाए और इंसान को ऐसा लगने लग जाए कि अभी मुझे जो है वो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब वो इतना ज्यादा परेशान होगा। और सम टाइम ये चीज होती है कि जिन लोगों को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस के टेस्ट करवाते रहते हैं 2-2 दिन के बाद। एक तो वो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा चेंज कर रहे होते हैं, और सम टाइम वो डॉक्टर्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों चीजें उन लोगों में पाई जा सकती। दैट्स कॉल्ड अ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें आपको कौन कौन सी सिम्टम्स शो होती हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में? एक तो ये सिम्टम्स आपको शो होंगी कि आप जो है वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई मसला है, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, सर में दर्द होगा, मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अगर मेरे मसल्स में पेन हो रही है तो इसका मतलब है कि मेरे साथ में कोई बहुत बड़ा मसला है। और आप एक छोटे से मसले को, जैसे अगर एक इंसान के हाथ पे एक छोटा सा भी कट लग जाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा ये कट नहीं है, ये कोई बहुत मेजर इशू है, अब इस कट की वजह से मेरा पूरा हाथ कट जाना है। और उस बंदे को पेन भी पूरे हाथ के दर्द की ही फील हो रही होती है। ये होती है एक इलनेस एंजाइटी की सिम्टम्स। और बंदा इसमें हर वक्त फियरफुल रहता है, वो बिल्कुल भी इसमें डिस्टर्ब रहेगा, और वो एक्सेसिवली फियर होते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज, फाइजा नेक्स्ट स्लाइड करो। मैंने ना एंजाइटी की कुछ लोगों को ना सिम्टम्स नहीं पता चलती हैं, वो मिक्सअप कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे दो डिसऑर्डर्स ऐड किए। एक होता है जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जर्नलाइज डिसऑर्डर क्या है? जर्नलाइज से मतलब है कि मैं अपनी लाइफ के एक छोटे से पॉइंट को बहुत ज्यादा जर्नलाइज कर लूं, और उस हवाले से मैं एक्सेसिवली फियरफुल रहता हूँ। घर से जाऊंगा बाहर तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर मैं घर से बाहर चला गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, यानी कि मैंने एक छोटे से, अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई इशू होगा मेरी लाइफ में, कोई टेंशन आ जाएगी, अगर कह लें कि आपके घर में खुदा ना ख्वास्ता किसी की लड़ाई हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा अभी पुलिस वाले आके ले जाएंगे। मोहल्ले में कोई लड़ाई हो रही है तो आपको ऐसा लगेगा अभी पुलिस वाले आ जाएंगे। कोई छोटा सा मसला आपने उसको बहुत बड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब ये आपको दो सिम्टम्स मैंने दो डिफरेंट डिसऑर्डर की बताई हैं। पहले मैंने आपको बताई इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की। अब ये वाला इशू जो है दैट्स कॉल्ड जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी क्या है? एंजाइटी में आपके सारे इशू रहते हैं, आप 24 आवर फियरफुल रहते हैं। आपको मसला होता है, अभी कोई मसला आ जाएगा, अभी कोई परेशानी हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, घर से बाहर जाऊंगा कोई मसला हो जाएगा। आप 24 आवर्स की आपके ऊपर एक फियर रहता है, उसमें बंदे को सिचुएशन नहीं होती, कोई एक सॉलिड पॉइंट नहीं होता है, कोई इलनेस का नहीं होता है, कोई आपको डेथ फोबिया नहीं होता है, वो आपको हर हवाले से खौफ होता है। कोई काम करने लगेंगे, ये काम खराब ना हो जाए, घर से बाहर जाने लगेंगे एक्सीडेंट ना हो जाए, हॉस्पिटल जाएंगे तबीयत ना खराब हो जाए। इस तरह की आपकी सिचुएशन रहती है, और वो बंदा 24 घंटे डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन जर्नलाइज एंजाइटी में ऐसा नहीं होता है, या इलनेस एंजाइटी में ऐसा नहीं होता है। इलनेस एंजाइटी में स्पेसिफिक आपको सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के हवाले से डिफिकल्टीज होती हैं। ठीक हो गया पॉइंट आपको? अब इसके बाद आती हैं कि आपको इलनेस एंजाइटी के डिसऑर्डर में कौन कौन सी सिम्टम्स जो आपको हमारे डीएसएम के अकॉर्डिंग शो होती हैं, वो कौन कौन सी हैं।
नेक्स्ट स्लाइड। फाइजा नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी जी, नेक्स्ट ही है, सिम्टम्स की स्लाइड्स के ऊपर हूँ। ओके ओके ठीक है। अब इस सिम्टम्स में आप ये है कि आप परेशान हैं डिजीज के बारे में, इलनेस के बारे में। आप अपनी बॉडी की बार बार सिम्टम्स को चेक करते हैं। इन लोगों के घरों में हर वक्त थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर, ये सारी चीजें होती हैं। शुगर की इनके पास ग्लूकोज को चेक करने के लिए मशीन होती रहती है। हर दूसरे दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके बैठे होते हैं। स्टमक में पेन है, चलो जाके गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट को जाके चेकअप करवाया आता हूँ। कोई मैदे का दर्द ना हो, कोई मैदे का मसला ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये इशू इस पर्सन के साथ में हो रहा होता है। अब इस पर्सन ने ये करेगा कि या तो ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स को भी अवॉइड करेगा और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील करता है। एक लोगों को फूड एंजाइटी भी होती है कि फूड एंजाइटी में ये चीज होती है कि एक पर्सन को ऐसा महसूस होता है, अगर मैंने ये खाना खा लिया तो मुझे मैदे का दर्द ना शुरू हो जाए। अगर मैंने ये वाला खाना खा लिया तो मुझे बदहजमी ना हो जाए, मुझे गैस्ट्रिक के इशू ना हो जाए, मेरे गैस ना बनने लग जाए, गैस ना बनने लग जाए, फिर मुझे वॉमिटिंग ना आने लग जाए, मेरा बीपी ना हाई हो जाए। दैट्स कॉल्ड अ फूड एंजाइटी। आप यानी कि खाना खाते वक्त भी घबराती है। मेरा एक क्लाइंट था, वो लास्ट ईयर का था, अब तो शुक्र है ठीक हो गया। उसने अपनी जिंदगी में से ना 50% चीजें खानी बंद की हुई थी। वो एग नहीं खाता था, वो कोई भी बाहर के खाने वगैरह नहीं खाता था, बिरयानी वो नहीं खाता था। अभी स्टिल मेरा एक केस चल भी रहा है। मेरा वो क्लाइंट बिल्कुल भी चावल नहीं खाता है, शायद वो इस मीटिंग में भी होंगे। तो वो ये नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, सॉल्ट नहीं खाते हैं। और वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे उन्हें लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो उस तबीयत को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग अपनी लाइफ से वो ना खाने को ही खत्म कर देते हैं। वो खाना खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब ये एंजाइटी की बहुत सारी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं। कुछ लोग एक ही मसले को, सेम इशू को सेम सेम समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं होती हैं। सोशल एंजाइटी, फोबिया, इलनेस एंजाइटी, इसके अलावा पैनिक अटैक्स जो होते हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों को स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं। ये सारे हमारे अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, ये बिल्कुल भी सेम सेम डिसऑर्डर्स नहीं है। और इनको हम ट्रीट भी सेम मैथडोलॉजी से नहीं करते हैं। यहाँ तक सबके सारे पॉइंट्स क्लियर है? अगर क्लियर है देन फिर हम आगे चलते हैं। चलें, अब हैं इसके कॉजेस। इसके कॉजेस कौन कौन से हैं? मेरा दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग चीजों को लर्न करने का उसको मेथड आता है, क्योंकि उसका काम है लर्निंग। हमारे ये बिहेवियर्स जो है बेसिकली हमारी एक लर्निंग है। स्टार्टअप कहाँ से होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं, अच्छा आप ये बताएं कि हम बिल्कुल नॉर्मल थे,
अभी 6 माह या 1 साल या 2 साल पहले लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, अचानक से हमें ये मसला बन गया। मसला कभी भी अचानक से नहीं बना हुआ होता। अगर एक पर्सन को एंजाइटी होती है, उसके पीछे कॉज जरूर होती है। अब वो कॉज कोई भी हो सकती है, जैसे आप, कोई किसी की डेथ हुई, उसकी डेथ के बाद आप सोचने लग गए, अच्छा अगर मेरी मौत वाकया होगी तो क्या होगा। वो बंदा उसके बारे में सोचेगा, और बाज औकात सोचते सोचते ही लोगों को फौरन से पैनिक अटैक आ जाते हैं। जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, उसके अंदर फियर जनरेट होगा। अब फियर क्या है? फियर अलार्मिंग है। एक पॉइंट है कि आपको इस चीज के लिए फियर डेवलप होता है, आपको अलर्ट करता है कि डेंजरस पॉइंट है और तुमने अपने आप को इसने बचाना है। लेकिन बाज औकात अगर हम अपने उस फियर के ऊपर अटेंशन पे करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद वो फियर हमारी कॉग्निशन में जाके, हमारे अनकॉन्शियस में जाके चला जाएगा, और फिर वो हमारे बिहेवियर बन जाएगा। हम कहते हैं ना, न्यूरोपाथ रास्ता है। एक हमारे दिमाग में, एक अनकॉन्शियस में एक चीज पड़ी हुई है। हमें क्यों लोग कहते हैं मनफी सोचें आपको क्यों हमें आती हैं? हमें लाइफ में सबसे ज्यादा एक हमें सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि हमने जो है वो एक लफ्ज ना को बहुत बार सुना होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें एक वर्ड सुनाई देता है, नो 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 नो। कैसे? तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने काम नहीं करना, तुमने बाहर जाके खेलना नहीं है, तुम अपने कपड़े ना गंदे कर लो, तुम बदतमीजी ना करो, तुम चुप करके बैठ जाओ। हमने एक लफ्ज ना जितनी बार सुना होगा, तो इसीलिए हमारे अनकॉन्शियस में जो लेयर रेडी हुई होती है, वहां पे एक लफ्ज नौ सबसे ज्यादा है। इस वजह से हमें जो थॉट आते हैं वो ज्यादा तौर पे नेगेटिव आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा प्रोसेस करता है हमारे अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस की लेयर में सक्सेस भी है, फेलियर भी है, रिग्रेट्स भी है, सब कुछ है। लेकिन उसने जब हमारे कॉन्शियस ने जाके चेक करना है हमारे अनकॉन्शियस में, वो ये देखेगा कि इस हवाले से हमारे कौन सा बिहेवियर है अकर हुआ था, और उसने फौरन से उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर देना होता है। और हमें फियर से हमेशा फाइट करना नहीं बल्कि फ्लाइट करना सिखाया जाता है। अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें लोग पकड़ लेंगे। सबसे पहले फियर हमारे माँ बाप हमारे अंदर पैदा करते हैं। लोगों से नहीं तुमने मिलना, लोग अच्छे नहीं होते। अब वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके दिमाग में वो उसकी माँ की कही हुई बात है, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस 7 ईयर में जाके प्रिपेयर होगा। आपकी ईगो, उससे पहले जितनी भी चीजें आपके दिमाग में जाती हैं विदाउट एनी फिल्टर है। आपका दिमाग बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह है बचपन में। हम कहते हैं ना कि पर्सनालिटी 5 ईयर में डिवेल्प होती है, 7 ईयर में जाके डिवेल्प होती है। वो आपका माइंड टोटली एक ब्लैंक शीट है। अब अपने बच्चे के दिमाग में जो चीज डाल रही है ना, आपके बच्चे में बगैर फिल्टर हुए वो जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, क्योंकि बच्चे को रिजेक्ट करना नहीं आता होता। और इसके अलावा आपका कोई ट्रॉमा हो सकता है, जैसे मैंने आपको किसी की डेथ बता दी, किसी की लाइफ इवेंट्स का, कोई उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, उसका कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। आपके दिमाग ने ये लर्न किए हुए बिहेवियर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आती हैं टाइप्स। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की कुछ टाइप्स हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाज, एक ये यानी कि एक्सेसिवली वरी रहते हैं आप अपनी बीमारियों के बारे में। मुझे कोई मसला ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, आपको इस वजह से होती है। अपनी हेल्थ को लेकर
बहुत ज्यादा आप कॉन्शियस रहते हैं अपनी, बहुत ज्यादा अपनी, थोड़े से अगर आपका वजन कम हुआ आपको कोई लगने लग जाएगा यार कोई मसला तो नहीं है, मुझे कोई इशू तो नहीं हो गया है। आपका कलर येलो हो रहा है तो आपको लगेगा एचबी तो कम नहीं ना है। फिर इसके अलावा आपको स्पेसिफिक फोबियाज भी हो सकते हैं, यानी कि आपको कोई फोबिया हो कि मुझे एड्स की बीमारी ना लग जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे ट्यूमर्स ना हो जाए। इसके अलावा आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी ऑर्गन्स के हवाले से आपको इश्यूज होने लग जाते हैं। मेरा ये वाला ऑर्गन ना खराब हो गया हो, मेरा दिल सही से काम ना कर रहा हो, इस तरह के आपको इलनेस एंजाइटी में ये फर्दर इसकी टाइप्स हैं डिसऑर्डर्स की। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। जब भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट की हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कोई बंदा इंसान कहता है अच्छा मैं आपको ये सिम्टम्स बता देता हूँ तो आप मुझे बता दें कि मेरे साथ में मसला क्या है। आप जब जिंदगी में अपना एक प्रॉपर टाइम लेते हैं ना, सही से आपने प्रैक्टिस की हुई होती है, बंदा आपको 10 या 15 मिनट में अपनी सिम्टम सही से बता देगा ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस इंसान को हकीकत में मसला क्या है। एक ये बात होगी। अब जब हम लोग किसी भी इंसान का डायग्नोज रेडी कर लेते हैं, डायग्नोज रेडी करने के बाद हमने उसको जस्ट ओनली डायग्नोज नहीं प्रोवाइड करना होता, उसके साथ में उसको हमने उस मसले से निकालने के लिए सॉल्यूशंस भी देने होते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ एक थेरेपिस्ट ही कर सकता है, जस्ट ओनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। अगर थेरेपीज क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। लेकिन हम लोग हमेशा एंजाइटी के लिए, मेरे लिए सबसे जो बेस्ट थेरेपी होती है वो होती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। किसी भी एंजाइटी को, किसी भी फोबिया को, किसी भी सोशल एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, ओसीडी को ट्रीट करने के लिए मुझे सबसे अब तक जो अफेक्टिव ट्रीटमेंट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी लगती है। अब ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी होती क्या है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी में हम अपने क्लाइंट को इमेजिनेशन करवाते हैं। जैसे अब बंदे को लग रहा है ना कि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, तो उसको लगेगा कि मेरे साथ में अभी मेरी डेथ वाकया हो जाएगी। अब उसने एक फियर को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और उसको लगेगा मतलब अभी डेथ मेरी होगी, अभी बस मेरा जिंदगी का टाइम खत्म हो गया, वो उसको इमेजिन करने लग जाएगा। अब उसकी जैसे ही हार्ट बीट तेज होनी है तो उसके अंदर फियर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्सेसिवली वरी होगा और पैनिक होना स्टार्ट होगा। और जब वो पैनिक हो जाएगा, क्योंकि पैनिक बंदा सडन होता है और इंस्टेंट हो जाता है, तो उसमें इंसान की यही स्टेट होती है, नमनेस, चक्कर आने, डिजीनेस के मतलब अभी उसे सारी दुनिया ब्लैंक होती हुई नजर आती है। ये चीज होती है। अब उसको हमने इमेजिन करवाना होता है। इमेजिनेशन में हमने एक इंसान को कहना होता है अच्छा तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज होने के बाद बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ। वो बताएगा अभी भी मुझे लग रहा है, मुझे खौफ हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाली बीमारी हो गई है। तो हम फिर उस इंसान से उस बीमारी की सिम्टम्स का पूछते हैं, क्या उसको उस बीमारी की सिम्टम्स के हवाले से पता है। अब जिस बंदे को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक में होता क्या है कि क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को फ्लो करना, प्रेशर करना, हमारे दिल का काम है कि हमने ब्लड को सारी बॉडी में जो है वो सप्लाई करना है, ये हमारा काम है। अब हार्ट बीट तेज क्यों होती है, जब हमारे दिल के ऊपर ब्लड का पंप जो है वो बढ़ जाता है, तो हमारा प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये एक नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है ना। आप तेज चलें, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। आप सीढ़ियां तेजी के साथ में चढ़ लें, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। आप तेज से वॉक करना स्टार्ट कर दे, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो कभी आज तक आपके साथ में हार्ट अटैक हुआ, बंदा कहेगा नहीं हुआ। तो जब हमें क्लाइंट ये क्लेम करता है मुझे तो इस तरह से हार्ट अटैक नहीं होता है, तो हम कहते हैं अभी आपने कहा है कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा,
आप ये बताएं कि आपके दिल की धड़कन अभी बढ़ी है तो उससे आपको कैसे हार्ट अटैक आ गया? या आपके कभी बाय लेफ्ट आर्म में हमारे ना पेन होती है, इस तरह की पेन होती है जैसे मैं किसी वेन्स को बहुत जोर के साथ में खींचने का जो एक तकलीफ होती है, क्या उस बंदे को कभी महसूस होती है? या आप इसकी सिंपल सी मिसाल ले सकते हैं कि आपको नीडल्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, कील होती है ना, कील, कील एक सारी शू में कील लगा के आपको उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाए, अब वो आपकी चुभन हो रही है, आपको वो चुभने वाला दर्द होता है। हम उस इंसान से पूछते हैं कभी आपका ऐसा, तो कोई नहीं हुआ, तो हम फिर उससे पूछते हैं अच्छा ये बताओ हार्ट अटैक कैसे आ जाएगा? फिर ये तो सिम्टम्स हुई नहीं है। तो जब उसके दिमाग में ये पॉइंट बैठ जाता है कि हार्ट अटैक के लिए तो प्रॉपर एक सिम्टम्स का, एक ब्लड फ्लो का, एक इस तरह से, क्योंकि आपका ब्लड, आपके फ्लो जब गुजरता है ना खून का, आपके दिल को खून मिलना बंद हो जाता है, इस वजह से फिर आपके मसल्स में खिंचाव होना स्टार्ट होता है, तब जाके इंसान को हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। जब ये कॉन्सेप्ट हमने उस क्लाइंट के माइंड में फिक्स कर देना है, फिर हम उससे पूछते हैं अच्छा अब अगर हार्ट बीट तेज होती है तो क्या होगा? वो कहेगा कुछ भी नहीं होता। इस तरह से हम लोगों को उसके दिमाग में उसके जितने फियर्स होते हैं उस हवाले से उसकी इमेजिनेशन करवा करवा के उसके दिमाग में वो पॉइंट्स फिक्स कर देते हैं, और बंदे के लिए वो पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं